जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एचआरएस क्लास। आज हम सामान्य विज्ञान के 40 प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो एसएससी और रेलवे के लिए रामबाण साबित होगा। तो देखिए, हम लोग 40 क्वेश्चंस की बात करेंगे, 1 to 40 क्वेश्चंस, 23, 25, 30। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस है सारा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। गैस की श्यानता क्या होती है? बढ़ जाती है। और श्यानता का जो मात्रक होता है ये पॉइज होता है। क्या होता है? पॉइज होता है। गैस की श्यानता जो क्या होता है? पॉइज होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो क्या मात्रक है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो बल की मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, यंग प्रत्यस्थता गुणांक का बीमा होता है। क्या बीमा होता है? यंग प्रत्यस्थता mL⁻⁻1T⁻2 होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल जो है घट जाएगा। कैसे? तो हम जानते हैं आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T होता है 2π√L/g। अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसका लेंथ क्या होता है? घट जाता है। यानी कि जो व्यक्ति का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ऊपर चल जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के साथ पर दो व्यक्ति आ जाए, मतलब एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति आ जाए तो क्या होगा? तो आप परिचित रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मास पर डिपेंड कर नहीं करता। हम लोग देखें अभी कि जो फॉर्मूला था √L/g होता था, तो इसमें L और केवल g है, तो इसीलिए लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या आवर्तकाल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर सात में, वायु में ध्वनि तरंगे होती क्या है? अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इस्पात में होता है, ठोस में होता है, इसके बाद द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, प्रसर तरंगे की आवृत्ति होती है। प्रसर तरंग की आवृत्ति होती है कितना? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि 20K से अधिक होती है प्रसरव का। और आश्रव का जो होता है 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। आश्रव का जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। और श्रव्य तरंग की होती है 20,000 से लेकर के 20 हर्ट्ज तक होती है श्रव्य तरंग का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए। कितना होता है? 17 मीटर होना चाहिए। अगर किसी को इको अगर सुनना है तो प्रतिध्वनि के लिए अगर सुनना है तो सुनने के लिए परावर्तक तल अथवा ध्वनि स्रोत के बीच की दूरी जो हो कितनी होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि की वेग का मान सबसे कम होता है किस में होता है? गैस में होता है। हम लोग देखें गैस में होता है सबसे ज़्यादा, किस में होता है? ठोस में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है कितना होता है? तो 4.2 × 10⁻² जूल होता है। कितना होता है? 4.2 × 10⁻² जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, शरीर का सामान्य ताप होता है। शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कमरे का सामान्य ताप होता है कितना होता है? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर 80 फ़ारेनहाइट के बराबर हो सकता है। फिर आगे 18 में चलते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल पर किलोग्राम होता है। विशिष्ट ऊष्मा का जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, इसमें जूल पर किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक हम लोग अगर सेंटीग्रेड में बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन बोला तो 273 केल्विन होता है।
क्वेश्चन नंबर 28, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर फिर 21 आ गया मिस्टेक से। फिर 21 है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273 केल्विन होता है, -273 सेंटीग्रेड होता है। और केल्विन बोल रहे तो 0 केल्विन होता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 रह जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/4 रह जाएगी। कैसे? हम लोग अभी देखते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कहता है ½ mv²। अच्छा, हम लोग वेलोसिटी ही गतिज ऊर्जा ही कम कर देंगे, वेलोसिटी ही कर देंगे, चाल को आधी कर देंगे तो स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगी? 1/4 रह जाएगी। और 22 के बाद 23 चलते हैं। जी का मान होता है, तो जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। और जी का मान विषुवत रेखा पर होती है, तो विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होती है, यानी कम होती है। लेकिन अगर ध्रुव की बात की जाए, ध्रुव में सबसे अधिक होती है, यानी महत्तम होती है। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान घटता है, यानी सतह के अगर ऊपर भी जाए तो घटेगा, सतह के नीचे भी जाए तो जी का मान घटेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? तो अगर घूर्णन गति बढ़ जाए, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो जी का मान क्या होता है? कम हो जाता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने से जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि अपोजिट हो रहा है। गति बढ़ रहा है, पृथ्वी गति बढ़ रहा है तो जी का मान कम हो जाएगा, और गति घट रहा है तो जी का मान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। 29, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है, केंद्र में 0 होता है। और सबसे अधिक कितना होता है? ध्रुव में। सबसे कम कितना कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना आता है? तो हम जानते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी इस वेग से अगर फेंक दें, तो कोई भी वस्तु को इस वेग से फेंक दें तो पृथ्वी में वापस कभी नहीं आएगा लौट करके। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान जो होता है वो 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए भी पलायन वेग होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? 2.37 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होती है? कम हो जाती है। इसलिए अगर हम लोग पहाड़ में खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में काफ़ी तकलीफ होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। किससे मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है, अचानक अगर नीचे गिर जाए तो आंधी आने की संभावना होती है। क्या होती है? आंधी आने की संभावना होती है। अगर धीरे धीरे करके गिरे, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे की ओर गिरे तो वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? अगर दाब प्रेशर अगर बढ़ जाए तो बर्फ़ का गलनांक जो है क्या होता है? घट जाएगा। प्रेशर बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं दोस्त। 40 क्वेश्चन से 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 103 ग्राम पर मीटर क्यूब। 39 है, बर्फ़ का घनत्व होता है कितना होता है? तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और लास्ट क्वेश्चन से 41 क्वेश्चन से, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या आता है? तो बढ़ जाता है। अगर घनत्व अधिक हो जाए तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में क्या हो जाएगा? तो कम चढ़ेगा। केशिका नली में कम चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता क्या आती है? घट जाती है। दोस्त वन बाय वन करके हम लोग 42 क्वेश्चन देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त।